प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में कल के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूं। कल मतलब पिछला शुक्रवार, और यहां मैंने 59 मिनट का एक कार्यक्रम बड़ा सा बना दिया था और उसमें मैंने उनके लेवल पे जाकर के उस बात को समझाने का प्रयास किया था कि अगर कोई ज्योतिष नहीं जानता तो थोड़ा भी अगर उसके पास जानने की इच्छा हो तो उसको समझ सके। आज मैं उसी जातक की कुंडली के नवांश दशमांश के साथ उपस्थित हूं। बात कहूं, एक बात बताता हूं। दरअसल प्रत्येक वर्ग चार्ट से हम एक खास तरीके के सवाल का उत्तर ढूंढते हैं, या जैसे करियर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं तो वो यहां से आ जाती हैं। पर इस चीज को देखने के पहले आपको यहां जरूर आना होगा। दांपत्य के क्षेत्र को, दांपत्य के बाद के क्षेत्र को, ग्रहों के बेहतरीन परिणाम देने को हम यहां से देखते हैं, पर इसके पहले आपको यहां आना होगा। मतलब ये ग्रह जो हैं वो ये जो विभिन्न चार्ट में जैसे उनके प्रभाव दिखते हैं वो वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कुमार सुनील जी ने लिखा था कि गुरुवर कल का कार्यक्रम बेहद प्रतीक्षा से युक्त होगी कि इस जातक की कुंडली का नवांश कैसा बन रहा है। भगवान जी बैठ गए हैं। देखिए आपकी कुंडली में यहाँ पे ये कल लग्न चार्ट, ये नवांश, वही शनि यहाँ पे जो है वो अपनी राशि के हो रहे हैं। वहां वो कर्क के बैठे थे, बहुत अच्छे नहीं थे, पर यहाँ वो पापग्रह होकर के छठे भाव में बैठेंगे, अच्छे होंगे। और गौर करिए तो शुक्र उनके ठीक आगे बैठे हैं। किसी भी भाव से एक घर आगे शुभ ग्रह का बैठना उस भाव का बल वृद्धि करता है। और यहाँ तो इस भाव में उच्च के शुक्र व्यक्ति के दाम्पत्य को बेहतर करने का प्रयास करेंगे ही, साथ ही साथ मंगल और सूर्य पत्नी नौकरी करने वाली मिल जाती है। और गुरु की दृष्टि मंगल और सूर्य पे नैतिकीय तत्वों से युक्त होती है, और जातिका जो होगी वो जातक से बहुत ज्यादा मोरालिटी में आगे होगी, उसकी मोरल वैल्यू बहुत अच्छी होगी। इसकी मैं गारंटी से बात कर सकता हूँ। मतलब उस पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता, उस पर कभी भी किसी तरीके के भ्रम नहीं पाले जा सकते, उस पर कभी भी किसी तरीके का आक्षेप और आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चलेगा। ये कुंडली ऊपर वाली कर्क लग्न की है, जहां हो सकता है कि व्यक्ति आरंभ में अपनी पत्नी से थोड़ा जो है वो नाराजगी रखे, पर एक वक्त के आने के बाद सारी चीजें इतनी ज्यादा बदल जाती है कि कई बार वो पत्नी ही उसके लिए सर्वशर्वा हो जाती है। कर्क लग्न के लोगों का दिल बड़ा कोमल होता है, इस वजह से उनको हर बार हर कोई बजा करके चला जाता है। आप अगर यहां दशमांश कुंडली में देखेंगे तो लग्न के अधिपति जो हैं वो गौर करिए कहां बैठे, चतुर्थ में। और मंगल और बुध जैसे क्रिएटिव इंसान के इन्होंने ब्लैक बेल्ट लिया हुआ है। इनके पिता ने कहा कि इन्होंने उसकी परीक्षा जो है वो पास करी है, उत्तीर्ण हुए हैं वो, और लॉ वगैरह के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। दशम भाव के अधिपति का उच्च का होना, मंगल की दृष्टि का जाना, दशम भाव में सूर्य और मंगल का बैठना, और दशम भाव में मंगल और बुध का होना, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। दशम भाव के अधिपति का जो नक्षत्र बना है वो मंगल श्रवण के बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा मूल के बैठ करके केतु से देखे जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। लग्न में शनि का बैठना, गुरु की दृष्टि, नवांश कुंडली में शुक्र का उच्च का होना, दशम भाव के अधिपति का द्वाड़ी भाव में जाना, और यहाँ पे मंगल के साथ बुध का होना, ये आपको लॉ वगैरह के क्षेत्र में लेके जाता है। छठे भाव के अधिपति का पंचम में आना, लॉ से संबंधित क्रिएशन और जो क्षेत्र होता है इसमें जाइए, और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, आपकी बुद्धि निर्मलता के साथ उस पर काम करेगी। उसके अतिरिक्त आप जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं। ये काम आपकी कुंडली में बनता है। दशमांश कुंडली में मंगल और बुध का यहाँ बैठना व्यक्ति को एक्टिव रखेगा। स्वास्थ्य थोड़ी बहुत चीजें कमजोर होती रहेंगी, माता की ज्यादा, पिता का ठीक है और बच्चे का भी ठीक है। इसमें स्वास्थ्य को लेकर के कोई परेशानी इस कुंडली में मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। और एक बात और बता दूं तो वस्तुतः चतुर्थ भाव के अधिपति का यहाँ उच्च का होना ये इस बात का संकेत कर रहा है कि व्यक्ति अपने माता और पिता की अच्छे तरीके से सेवा करेगा और कर लेगा। वहीं पे चतुर्थ भाव के अधिपति का यहाँ पे जाकर के छठे में बैठना और शनि के साथ बैठना, यहाँ ये इशारा करता है कि व्यक्ति की पत्नी नौकरी करने वाली या अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट
एक जातिका से जातक की शादी हो सकती है। विवाह के लिए उत्तर दिशा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। जातिकाएं अगर कोई मिले तो धनु और मीन राशियां अच्छी हो सकती हैं। वृश्चिक और मकर राशि अच्छी हो सकती है। आपकी कुंडली में शुक्र की दशा अभी 2034 तक है। इसी दशा काल में विवाह भी हो जाए व्यक्ति का तो मैं बड़ा अच्छा समझूंगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य की दशा आएगी जो वस्तुतः इनकी कुंडली में विवाह कराने के कारक तो होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव से संबंध बनते हैं, पर उससे पहले हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। 10-12 साल का वक्त है। 2007 के हैं ये, यानी कि अभी कितने साल के हो गए? 2007 के, यानी कि 15 साल के। तो अगर 34 अगर मैं बोल रहा हूँ, यानी कि आज से 12 साल बाद, तो 27-28 साल में व्यक्ति की शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दशा के क्रम में बहुत ज्यादा अध्ययन आवश्यक होगी। सूर्य आधा परिणाम करेंगे, चंद्रमा और मंगल अच्छे परिणाम करेंगे, मतलब हमेशा ही शुभदायी। बुध जो है वो आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते और वो बैठे भी अच्छे नहीं है, नीचा फिलासी हैं। इस वजह से बुध की दशा में आपको धन, व्यक्ति को बुध की दशा में आपको खर्च, व्यक्ति को बुध की दशा में अपने पराक्रम, व्यक्ति को बुध की दशा में अपने कम्युनिकेशन, व्यक्ति को बुध की दशा में अपने प्रभाव क्षेत्र में कमजोरी देखने को मिल सकते हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बेहतरीन है, उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में वो अच्छे हैं और अच्छे हैं, उसमें कोई चिंता वाली विशेष बात नहीं है, पर वो कई बार व्यक्ति के पढ़ाई में मन को भटका सकते हैं, ये एक सामान्य सी बात होगी। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में अशुभ होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो पापी भाव के अधिपति, एकादशवें और चतुर्थ भाव के अधिपति, और वो जा करके बैठे हैं कहाँ? उच्च के होकर के, तो इसका लाभ वो मिलता रहेगा, लाभ और सुख का योग मिलता रहे। यहाँ पे शुक्र टोटली उच्च के हैं, वहां भी उच्च के हैं, यानी कि शुक्र वर्गोत्तम। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र वर्गोत्तम हो जाए, उसका पर्सनल बिहेवियर जो होता है वो थोड़ा इफेक्टिव नहीं होता, या फिर वो कई बार अपने प्राइवेट स्पेस को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रहता है, या कई बार उसके मित्र बड़े अच्छे बन जाते हैं, जिसके कारण पत्नी से संबंधित थोड़े दुराव वाले पैदा हो जाते हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा बाबू कि आप अपनी पत्नी को पकड़िए, उसको ही साथ रखिए और किसी अन्य लोगों के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि शुक्र उच्च का होता है तो स्टेटस बढ़ा देता है, और जैसे ही स्टेटस बढ़ता है तो आप कई बार बहुत ज्यादा घूमने लगते हैं, और जैसे ही घूमने लगते हैं तो आपका दिमाग भ्रमित होता है। आप कई चीजें देखते हैं जहां पे आपका दिमाग कई बार भटक जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में उस शुक्र को अगर आप अध्ययन में देखेंगे तो उच्च के ऊपर गुरु की दृष्टि निसंदेह है, तो ये इनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस शुक्र के ऊपर देखिए किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ ये चीज थोड़ी सी भ्रमात्मक है, क्योंकि शुक्र यहाँ भी उच्च के होकर के बैठे हैं और उनके आगे ठीक ग्रहण लगा है जो इस भाव के फल को कमजोर करेगा। इस भाव से चतुर्थस्थ सूर्य और मंगल कई बार कठोरता से भी दाम्पत्य को निभाने की स्थिति बनती है। जहां पकड़ लिया तो पकड़ दिया। रिलायबिलिटी जन्म कुंडली में यहाँ तृतीय भाव के अधिपति का, मंगल का मिथुन राशि में जाना व्यक्ति की पत्नी सुहृद और बेहतरीन होती है, मतलब वो बिल्कुल ही काल्पनिक नहीं होती, वो बिल्कुल ही प्रामाणिक होती है और बिल्कुल ही विशुद्ध होती है, विवेचनात्मक होती है और नैतिकीय मूल्यों की संरक्षण करने वाली या संरक्षण करता होती है। क्लियर है? आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है वैसे उस आधार पर व्यक्ति 100% जो है वो लॉ वगैरह के क्षेत्र में जा सकता है। स्वास्थ्य की परेशानी आपकी कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। आपकी कुंडली में दाम्पत्य ठीक है, उसको हमेशा ही ठीक करने की स्थिति बनेगी। कई बार हमें उसको प्रिपरेशन या रिपरेशन ऐसी स्थिति न हो, वो हमेशा ही मजबूती को पाता रहे, हमें इस बात का प्रयास करना होगा। और एक बात और बता दूं तो इस कुंडली में क्रिएटिविटी की कमजोरी नहीं है। ये व्यक्ति क्रिएटिव है और बिल्कुल ही वो नई चीजें निकाल करके ला सकता है और मल्टी डायमेंशनल हो जाता है, जहां वो एक साथ कई सारा काम कर सकता है। ये कुंडली कर्क लग्न की है, जहां व्यक्ति के लग्न में ही गुरु की उच्च राशि का निर्माण, चतुर्थ भाव में ही शनि की उच्च राशि का निर्माण, सप्तम भाव में ही मंगल की उच्च राशि का निर्माण और वो बैठे भी हैं, वहीं दशम भाव में सूर्य की उच्च राशि का निर्माण, जहां से वो जन्म कुंडली में तृतीय एकादश में हैं और अपनी मूल राशि से जरा गौर करिएगा तो धन भाव से सप्तमस्त, और चंद्रमा अपने भाव से छठे, ये थोड़े कमजोर, सूर्य अपने भाव से सप्तमस्त, अच्छी बात, बुध अपने भाव से षडाष्टक में लेकिन छठे आठवें, लेकिन ये विपरीत राजयोग बनेगा, अच्छा होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का नवम में जाना बेहतरीन, पंचम भाव के अधिपति का सप्तम में आकर के लग्न को देखना, शैक्षणिक गुणों का पुरोधा, पंचम भाव के अधिपति का छठे भाव के अधिपति का पंचम में जाना, ये थोड़ा कमजोर
और कई बार उसमें कंपटीशन बढ़ा देते हैं। सप्तम भाव के अधिपति का लग्न को देखना या लग्न में बैठना, ये दाम्पत्य के सूत्र को और क्षेत्र को बहुत ही अच्छा और मजबूती रखते हैं। डेली बेसिस का इनकम व्यक्ति का बना रहता है और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ वो बेहतर करता रहता है। इनकम के सोर्स कभी भी कमजोर नहीं रहेंगे, एक जगह से नहीं, वो कई जगह से लगातार हमेशा धन कमाता रहेगा। अष्टम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में जाना आयु की वृद्धि और एनालिसिस करता बना देंगे। वहीं नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में जो है वो गुरु का पंचम में आना और ये जो अच्छी स्थिति बना रहे। दशम भाव के अधिपति का उच्च का होना, कर्म क्षेत्र बहुत ही प्रबुद्ध और मजबूत रहे। एकादशवें भाव के अधिपति का लाभ में आना, ये व्यक्ति को माता पिता की सेवा और अपने इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बना देते हैं। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का धन में जाना, यहाँ पे लग्न के अधिपति का छठे में जाना, यहाँ पे कमजोर पर यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ धन भाव के अधिपति का उच्च का होना, व्यक्ति खुद का व्यापार या खुद का मालिक खुद बना रहे, जिसमें अपने अंडर में वो लोगों को खटाता रहे। तृतीय भाव के अधिपति का दशम में आना, कई बार ये पत्नी को भी बेहतरीन काम करने वाली बना देता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का छठे में जाना, नौकरी करने वाली या जो है वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट की होती है। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठे में जाना और छठे भाव के अधिपति का छठे में होना, ये संतति का सुख देते हैं और व्यक्ति को गूढ़ और रहस्यमय बनाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं। साथ ही साथ वो कई बार व्यक्ति को आलसी भी बनाते हैं। पत्नी थोड़ी पर्सनल कामों में आलसी हो सकती हैं या उनको घर के कामों में थोड़ा भेद होता हो। सप्तम भाव में उच्च का शुक्र का बैठना, उसके ठीक आगे दो पापक ग्रह थोड़े से कमजोरीपन के साथ और उसके ठीक आगे ग्रहण, पीछे ठीक शनि। इस वजह से मैं उसको शुभ कर्त्री और पाप कर्त्री में से जब उच्च के बैठे हैं तो आर्थिक विपन्नता का दौर कभी भी नहीं रहेगा और संबंधों को लेकर के कमजोरी वाली बात नहीं है। पर हाँ, आपको ध्यान जरूर देना होगा कि कई बार व्यक्ति जो है वो उच्च के शुक्र बहुत ही पर्दे के बाहर वाला जीवन बहुत देखने में अच्छा लगे, पर पर्दे के अंदर का जीवन जो होता है वो थोड़ा कुंठित होता है, तो इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अष्टम भाव में ग्रहण का लगना, कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं, जहां कुछ ना कुछ पत्नी को छोटी छोटी बीमारियां लगी रहती हैं। अष्टम भाव के अधिपति, नवम भाव के अधिपति का उच्च का होकर के देखना भाग्यशाली और भाग्य का दायित्व बढ़ता है कि वो जातक को लाभ दे। दशम भाव में सूर्य और मंगल जैसे पराक्रमी और अन्वेषण मतलब बेहतरीन अन्वेषण करता ग्रह नहीं कहूंगा इसे, पर यहाँ पे मोरालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, जो व्यक्ति को कई तरीके से प्रबुद्धता से स्थापित करने वाली और बेहतरीन बनाने में सहयोग स्थापित करती है। जहां सूर्य और मंगल का दशम भाव में बैठना व्यक्ति को नौकरी, रोजगार, सरकार, श्रेष्ठता और कई तरीके से सरकार से जुड़ करके सरकार से इनडायरेक्ट और डायरेक्टली काम करने वाला बना देते हैं। दशमांश कुंडली में मंगल और बुध का यहाँ बैठना, बोल करके इधर उधर की बातें करके व्यक्ति धन कमा सकता है। गुरु का स्वग्रही होना, शुक्र का बैठना, व्यक्ति जो काम करेगा उसमें उसकी संतुष्टि रहेगी और वो खुश रहेगा। ये बात इतनी सी है। शनि, राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए सामान्य परिणाम करेंगे। कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते। राहु भी जन्म कुंडली में यहाँ पे अष्टम में बैठ रहे हैं। व्यक्ति राहु की दशा में बहुत ज्यादा विचार न करे, चुपचाप अपना काम करता रहे, ये बात हो सकती है। गुरु की दशा जब भी चलेगी तो व्यक्ति भवन, भूमि, वाहन, विवाह, संतान, विदेश यात्रा, धार्मिक कृत्य आदि कर सकता है। उसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट अगर करना हो तो शुक्र की दशा का इंतजार किया जा सकता है। कुछ अलग और नया करना हो तो मंगल में शनि को इंतजार में देखा जा सकता है या मंगल में बुध आते हो तो किया जा सकता है। अंतर प्रत्यंतर की भी बात करता हूं। अगर करियर से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो निस्संदेह व्यक्ति को चंद्रमा और मंगल को देखना होगा। उसके अतिरिक्त अगर कोई चीज प्राप्त करनी हो तो शुक्र की दशा आपको बहुत ज्यादा लाभदायक या सपोर्टिव बन सकती है। दिन मैंने बताया था कल सोमवार, तारीख आपको बताई थी 2 तारीख, मतलब अंक आपके लिए मीन राशि और वृश्चिक राशि। उसके अतिरिक्त आपके लिए बचना चाहिए सिंह वालों से, मिथुन वालों से, मेष वालों से, कुंभ वालों से, मकर वालों से और धनु वालों से बच के रहिएगा। बाकी लाभदायक वृश्चिक, लाभदायक मीन, लाभदायक तुला भी ठीक है। क्लियर है? अब क्या बताऊं, होरा कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में राहु, केतु और सूर्य की दशाएं सामान्यतया सामान्य से बेहतर जाएंगी, पर बाकी के जितने भी ग्रह हैं चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि और शुक्र, ये आपको अल्टीमेटली परिणाम ज्यादा देंगे और आपसे मेहनत भी झोंकवाएंगे और झोंक करके व्यक्ति मेहनत करता है। संतान का सुख आपकी कुंडली में है, उसको लेकर के कभी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात और बता दूं, माता और पिता में से आपको संबंध अपने पिता के साथ बेहतर करने की आवश्यकता है।
माता से संबंध ठीक बनेंगे और पिता के साथ संबंधों को थोड़ी बहुत मजबूती की आवश्यकता जरूर होगी। आपकी कुंडली में भूमि, भवन, वाहन इन सब चीजों का सुख बहुत अच्छा है और मैं तो समझता हूं कि कई बार आपको किसी दूसरे से मिल भी जाता है, ये बात भी दिख रही है। और उसके बाद अल्टीमेटली आप निश्चित रूप से बेहतरीन हैं, इसमें मैं कभी भी आपको गलत नहीं कर सकता। आप बेहतरीन व्यक्ति हैं, आप अपने आप पे और भी थोड़े काम कर लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएंगे। आप पॉजिटिव हैं, आप अनुशासित हैं, इस चीज को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो काम और भी ज्यादा अच्छी बात में बदल जाएगी। भाग्य बल आपका ठीक रहेगा हमेशा, आपके चेहरे की सुंदरता हमेशा बनी रहेगी, ये बात भी दिख रही है। और व्यक्ति का विलक्षण प्रतिभा का धनी होना भी जातक को लाभकारी स्थिति में ले जाकर के बिठा रहा है। अगर आपकी कुंडली में मैं अगर कुछ और भी चीजें जो बताना चाहूँ, अष्टक वर्ग की बात अगर करूंगा तो आपकी कुंडली के आधार पर सबसे बढ़िया अंक गुरु को और उसके बाद सबसे बढ़िया अंक आपकी कुंडली में बुध को मिल रहा है। इसका मतलब है कि गोचर वगैरह में भी ये ग्रह अच्छे परिणाम देते देखे जाएंगे, या फिर दशाओं में भी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत कमजोर हो रहे हैं या बहुत अच्छे नहीं है, पर फिर भी हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो ग्रह भी हमारे लिए सपोर्टिव बन सके। अगर वो नहीं होते तो निस्संदेह जो है वो पिता बेहतरीन नहीं होते और एक अच्छे पिता की आप संतति नहीं होते। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जब कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े मुझे बेझिझक मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।